नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान का बजट सेशन शुरू होना है, लेकिन उम्मीदों के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा आम आदमी इसलिए कर रहा है क्योंकि जिस तरीके से आम बजट आया उससे कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है। देश के बजट के बाद अब राजस्थान पर नजरें टिकी हैं, राजस्थान के बजट पर नजरें टिकी हैं। इस बार राजस्थान का बजट क्या जनता के लिए विकास के द्वार को खोलेगा? कोरोना के 2 सालों के बाद वित्तीय चुनौतियों के बीच कृषि बजट अलग से आ रहा है, यानी किसानों को यह पता चलेगा कि उनके लिए राज्य सरकार ने क्या क्या घोषणाएं की हैं। ये पूर्ण रूप से स्पष्ट होंगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या जिलेवार जो मांगी है क्या उनको पूरा किया जाएगा? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी विधायकों से मांगा है वो दिया है और जो भी मांगेंगे वो भी दिया जाएगा। ऐसे में मानकर चला जा सकता है कि राजस्थान में सौगातों का पिटारा खुलने वाला है, लेकिन फोकस किस पर रहेगा, किस सेक्टर पर प्राथमिकता इस बजट में दिखाई देंगी? क्या ये बजट चेहरे पर मुस्कान और जिंदगी में खुशी लेकर आएगा? क्या सच में ये खुशियों का वही खाता होगा? आज बात इसी मुद्दे पर। खुशियों के बही खाते में खुशियों की गारंटी कितनी होगी और घोषणाएं क्या वर्तमान स्थिति में आर्थिक मोर्चे पर पूर्ण होने की स्थिति में होंगी? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता आर तिवारी जी, बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, ज्वेलर शुभांक मित्तल जी, अर्थशास्त्री प्रोफेसर एनडी माथुर जी, टूर एंड ट्रेवल से अरविंद मल्होत्रा जी, टूरिस्ट इंडस्ट्री से जितेंद्र दवे जी, फोर्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अरुण अग्रवाल जी, किसान नेता रामपाल जाट जी और महिला उद्यमियों के तौर पे सुनीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। शुरुआत करते हैं एनडी जी आपके साथ। क्या वाकई में राजस्थान का बही खाता यह सुविधा सरकार को मुहैया कराता है कि वो खुलकर जो मांगा जाए वो दे दिया जाए? एनडी जी पूछ रहे हैं? जी सर, क्या सवाल है आपका? सर सवाल यह है कि क्या वाकई में वर्तमान स्थिति में जो बही खाता है, जो कर्जा राजस्थान पर है, जो बीते सालों में रेवेन्यू आया है कोरोना के बीच में, क्या वाकई में इतनी फ्रीडम, इतनी स्वतंत्रता सरकार को देता है कि जो मांगा जाए वो दे दिया जाए और उससे कोई फर्क ना पड़े? देखिए, जो मांगा जाए वो दे दिया जाए, ये तो संभव किसी भी संस्था, किसी भी सरकार, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के पास ऐसी ताकत नहीं होती। हर संस्था के अपने लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन यदि हमारा बजट ऐसा हो जो विकासात्मक हो, हमारे यहाँ विनियोग को बढ़ाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाए, हमारे टूरिज्म का ध्यान रखे, ज्वेलरी इंडस्ट्री का ध्यान रखे, किसानों का ध्यान रखे, आम आदमी का ध्यान रखे, ऐसा बजट हो जो विकास की तरफ हमें ले जाए, चुनावी शोभ की तरफ ना ले जाए, केवल ऐसा ना हो जो सिर्फ घोषणाएं और वादे रहे, बल्कि किसान को जो है उसको वैल्यू एडिशन मिले, किसान को जो है कर्ज मिले, किसान को क्रॉप इंश्योरेंस मिले और जो आम आदमी है उसको फायदा मिले। एजुकेशन में, क्वालिटी एजुकेशन में हमारी तरफ सुधार हो, टूरिज्म की सुविधाओं का हम अवसरों का फायदा उठा पाएं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हम कामयाब हो सकें, सस्ता पानी, सस्ती बिजली मुहैया करा सकें और लेस वाटर इंसेंटिव क्रॉप्स जो है उनकी तरफ किसानों को ले जा सकें। मुख्यमंत्री को बजट सेशन में हर कोई राजस्थान कम से कम ये सुनते हुए देखना चाहता है कि जिसकी जो उम्मीदें वो पूरी हो, क्योंकि बहुत सी उम्मीदें आम बजट से, केंद्र के बजट से पूरी नहीं हुई है। बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है आर तिवारी जी। सर, इस बजट को क्या कहेंगे हम? जो आने वाला है वो बजट व्यवहारिक होगा या फिर जादूगरी से भरा होगा या फिर सौगातों का पिटारा होगा? विजेंद्र, जादूगर ने तो आज ही जादूगरी करके दिखा दिया है कि आने वाला राजस्थान का बजट ऐतिहासिक बजट होगा। राजस्थान का बजट जुमलेबाजी वाला बजट नहीं होगा। राजस्थान का बजट आने वाले 25 साल के बाद में सुनहरे सपने दिखाने वाला बजट नहीं होगा, धरातल पर होगा। जी, आज जादूगर अशोक गहलोत ने
1 लाख करोड़ रुपए का जो एमओयू किया है, ऐतिहासिक दिन है राजस्थान की धरती के लिए, राजस्थान के करोड़ों करोड़ों नौजवानों के लिए, नागरिकों के लिए। जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने राजस्थान की धरती को चुना है। 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का प्लांट लगाएगी, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। जितेंद्र दवे जी, सर सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, टूर और टूरिज्म दोनों ही राजस्थान की एक तरीके से बैकबोन है। जो एमओयू साइन हो रहे हैं, क्या आपके पास ये जानकारी कि कितने एमओयू टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनकी फिजिबिलिटी कितनी होगी और उससे राजस्थान को फायदा कितना होगा? देखिए, अभी तक के हिसाब से इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है जी कि टूरिस्ट रिलेटेड कोई एमओयू साइन हो रहा है। लेकिन हाँ, बजट के बारे में जहाँ तक बात है, राजस्थान में ट्रैवल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट मृतप्राय स्टेट पे पिछले 2 साल से, स्पेशली आफ्टर कोविड, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी विजिबल एफर्ट्स नहीं किए गए कि इस इंडस्ट्री को संभाला जाए। तो एटलीस्ट बजट में उम्मीद की जा रही है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए काइंड ऑफ एक बूस्टर डोज आना चाहिए, एक संजीवनी आनी चाहिए, जिससे कि इस इंडस्ट्री को, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, इससे जुड़े हुए सारी की सारी कंपनीज को, इससे जुड़े हुए सारे के सारे स्टाफ को संभाला जा सके, क्योंकि जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि जब हम संजीवनी का जिक्र करते हैं तो हनुमान जी भी नहीं पहचान पाए थे, पूरा पर्वत उठाकर ले आए थे। तो वो पर्वत लाएंगे तो उसमें से कम से कम ढूंढ के कुछ जड़ी बूटी हम निकाल लेंगे जी। लाइक कुछ नए सर्किट्स इनको अनाउंस करने चाहिए, उस सर्किट से रिलेटेड पीएलआई स्कीम अनाउंस करनी चाहिए, जो पिछले 2 या 3 साल से जो लोग सस्टेन कर पाए उनके लिए कुछ पीएलआई स्कीम अनाउंस करनी चाहिए, कि कम से कम जो इस इंडस्ट्री में आज भी उसका झंडा लहरा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं तो एनकरेज करना चाहिए, कुछ मोटिवेशन होना चाहिए कि वो लोग क्यों कंटिन्यू करें इस चीज में। सर, 4 मांगे बताइए जो दी गई होंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो हर विभाग से या कहें कि हर इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को बुलाया, पूछा कि क्या चाहिए, क्या सुझाव दिए गए? सर, उसमें बेसिकली आना चाहिए कुछ नए सर्किट्स लॉन्च हो, ठीक है, और कॉस्ट एफिशिएंट हो, अच्छी ट्रांसपोर्ट हो, मोबिलिटी अच्छी हो, और साथ ही साथ उसमें पीएलआई स्कीम हो कि जो भी टूर ऑपरेटर उसको प्रमोट करे उसके लिए एक फिक्स इंसेंटिव होना चाहिए जी। दूसरा एक सबसे बड़ा चैलेंज हम नेशनल लेवल पे हम फेस कर रहे हैं, दैट इज द टीसीएस, क्योंकि टीसीएस हमारी इंडस्ट्री को कोविड के बावजूद भी टीसीएस को इंप्लीमेंट किया गया, जो 5% कॉस्ट बढ़ाता है, जो कि आज के टाइम उतना हमारा मार्जिन नहीं होता है जी। उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अरविंद मल्होत्रा जी, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ टूर एंड ट्रेवल्स है। अरविंद जी, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद होने से बहुत ज्यादा नुकसान राजस्थान का हुआ है, लेकिन इस बजट से स्टेट के अंदर और ज्यादा टूरिस्ट आए, ट्रेवल इंडस्ट्री लड़खड़ाते हुए कम से कम आगे चलती हुई नजर आए, क्या कुछ सुझाव दिए गए और क्या कुछ उम्मीदें? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा है कि जो हमारे जो स्ट्रक्चर है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट को बूस्टअप करना चाहिए एयरपोर्ट की अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर के। जो एक बंदा अगर कोई फॉरेन ट्रैवल करता है तो उस ट्रैवल के अंदर उसको ये देखना है कि क्या फैसिलिटीज़ हैं कि जिससे उसका जो ट्रैवल ईज हो। आज अगर आप कहीं भी बाहर ट्रैवल करते हैं तो आपको 6-6 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना पड़ता है, ताकि इसके विपरीत अगर आप बाहर विदेश में जाएँ तो वहाँ 2 या 3 घंटे में होता है और वो एक ईज होता है। तो सरकार को ये देखना है कि ऐसी फैसिलिटीज़ को प्रवेल करे ताकि मोर नंबर ऑफ टूरिस्ट जयपुर में आए, उससे टूरिज्म सेक्टर को भी बूस्टअप मिलेगा। और जो फैसिलिटीज अगर सरकार इसमें बजट के अंदर प्रावधान करती है तो ये बिल्कुल इसके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है सर, इसके अलावा और क्या कुछ? मैं और प्लस यही कहना चाहूँगा कि एक जो नेगेटिविटी फैक्टर जो भी इतने 2 साल से आ रहा है उसको पॉजिटिविटी में लाके हमको टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना पड़ेगा और इसको बूस्टअप अप करना पड़ेगा। सर, मैं दरअसल इस प्रोग्राम में चाह रहा हूं कि सीधा सीधा ये बताया जाए कि भाई ये होना चाहिए, ये मांग है और ये पूरी होती है तो ये हो जाएगा। मैं वापस आपके पास आऊंगा। रामपाल जाट जी, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है राजस्थान में कृषि बजट अलग से आ रहा है सर, इसको लेकर एक्साइटमेंट है या आपको लग रहा है कि बजट में फिर से गोल गोल घुमा दिया जाएगा? ब्रजेंद्र सोलंकी साहब जी, पहले तो ये जो ऐतिहासिक वर्ष है, मैं आशान्वित हूँ कि इसमें अच्छा होगा, क्योंकि जब शुरुआत अच्छी होती है तो आगे के संकेत भी ठीक ही रहते हैं जी। इसलिए हम बजट के पहले ही क्यों किसी की आलोचना करें। जब बजट आएगा तब हमारे पास वो अधिकार रिजर्व रहेगा जी। लेकिन यदि किसी ने ये कोई इच्छा व्यक्त की है कि वो पृथक से बजट लाएंगे कृषि के लिए, तो ये शुभ संकेत है, ये स्वागत योग्य कदम है, ये अच्छा कदम है सरकार की ओर से कि कम से कम कृषि को प्राथमिकता देने के लिए पृथक से बजट लाना, ये
अच्छा काम है और पूरे प्रदेश की खुशहाली के लिए जी ये एक अच्छा कदम सिद्ध होगा, इतना मैं कह सकता ठीक है हूं। सर, डेलीगेशन मिला होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और से, इसके क्योंकि बारे में 2022 में हालांकि कहा बीजेपी नेता कि आय दोगुनी कर देंगे, कैसे करेंगे मैं अभी भी नहीं जानता, लेकिन उन सबके बीच में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी, जिस तरीके से उत्पादन बढ़ा है किसानों का, आपने क्या कुछ सुझाव दिए गए, डेलीगेशन ने क्या कुछ सुझाव दिए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को कि किसानों के लिए यह कर दीजिए तो बहुत बेहतर होगा? ब्रजेंद्र सोलंकी साहब, हमने पहले तो कहा कि बजट की जो दिशा है वो कृषि में स्वावलंबन और गांव में स्वायत्तता ये हो, और इसमें क्या काम करने चाहिए इसके बारे में उन्होंने स्पेसिफिक कहा है। हमने कहा है कि किसानों की आय बढ़े, इसके लिए उनकी उपजों के दाम मिले, जिससे किसान ऋण मांगने वाला नहीं ऋण देने वाला बने जी। और जिस दिन किसान ऋण देने वाला बनेगा उस दिन खुशहाल राजस्थान होगा। और दूसरा हमने ये कहा कि कृषि क्षेत्र में जो लागत है उसको शून्य पर लाने की कोशिश करनी चाहिए हम सबको मिलकर, जिससे ऋण मुक्त किसान, इसकी हमारी कल्पना पूरी हो। और उसके हमने कहा है जैसे बिजली, ये अभी जो इन्होंने एक योजना लाई है मुख्यमंत्री ऊर्जा मित्र योजना, इसमें लगभग 80% किसान उनको बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने सुझाव दिया है कि इसको निःशुल्क घोषित कर दो पूरे कृषि क्षेत्र के लिए, तो ये लागत घटाने में महत्वपूर्ण कदम होगा। दूसरा इसके संबंध में हमने सुझाव दिया है कृषि वितरण में सर्वोच्च प्राथमिकता खेती को दी जाए और उसमें दिन में बिजली हो, इसके आप प्रयास किया जाए। और तीसरा हमने कहा है कि ये जो बिजली के अलावा डीजल है जिसके कारण सिंचाई होती है बिजली के जैसे ही, उस डीजल में सरकार जब किसान को डीजल दे तो अपना टैक्स नहीं ले, टैक्स रहित तो उसको डीजल दे, और केंद्र सरकार से आग्रह करे कि वो भी किसानों को दिए जाने वाले डीजल में उनका टैक्स एग्जम्प्ट रखे। तो एग्जम्पशन फ्रॉम द टैक्स डीजल ये किसानों को मिलना चाहिए। फिर हमने तो कहा ऐसा हो गया तो 26-27 रुपए में मिल जाएगा डीजल, और पानी देने के लिए छोटे तालाब से लेकर जो बड़ी योजना तक है। हाँ, निश्चित रूप से ये सही कह रहे हैं सोलंकी साहब आप, और जिस दिन 26-27 में मिलेगा उस दिन जो कृषि उपज है उनकी लागत घट जाएगी, घटने से किसान को लाभ की ओर बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। और एक हमने कहा इसके लिए किसानों की उपज, क्योंकि राजस्थान में बाजरा, जौ, सरसों, मूंग ये 43% से लेकर 49% पैदा होता है अकेले राजस्थान में। क्योंकि इन फसलों को जब किसान बेचने जाए तो उनको इनके दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे नहीं मिले, और अगली वर्ष सारी फसलें इसी कैटेगरी में आ जाए, इसी परिधि में आ जाए, जिससे किसानों को राजस्थान फसलों के अलग अच्छे से दाम अपना मिले। एमएसपी पर कानून लेकर आ जाए। राजस्थान कृषि सर वापस आपके पास लौटेंगे, खुशियों वाला वही खाता, क्या वाकई में राजस्थान के अंदर खुशियां लेकर आएगा? उम्मीदें सभी की यही, क्योंकि उम्मीदें जिस तरीके से आम बजट से की जा रही थी, जिस राहत की उम्मीद आम बजट से की जा रही थी, वहां निराशा हाथ लगी है। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी हमारे साथ हैं। सुरेश गर्ग जी, क्या इस बजट में बीजेपी इसका वेलकम करेगी कि कृषि बजट अलग से आ रहा है? क्योंकि अगर राजस्थान में भी किसानों की आय दोगुनी हो गई तो भी कम से कम यह माना जा सकता है कि चलिए केंद्र नहीं कर पाई, किसी सरकार ने तो कर दिखाया, कोई सरकार तो उस दिशा में आगे बढ़ रही है। सोलंकी जी, जो भ्रष्टाचारी और बाड़े बंदे वाली सरकार है उससे आप बजट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? अलग से कृषि बजट आ रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है, कृषि बजट आ रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने जब इलेक्शन थे तब उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र के अंदर ये बताया था कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, किसानों को दिन में बिजली दे देंगे और किसानों का जो फसल बीमा है वो हम देंगे। तो इन्होंने न तो किसानों का फसल बीमा का जो प्रीमियम है वो नहीं चुकाया, प्रीमियम नहीं चुकाने से किसानों को मुआवजा नहीं मिला, दिन में बिजली देने का वादा किया, आज तक किसानों को दिन में बिजली नहीं मिली, इसलिए किसान बेचारे रात के अंदर बिजली की वजह से ठंड के अंदर कई किसान मर चुके हैं। और इन्होंने कर्जा माफ करने की बात की थी, कर्जा माफ करने की ये स्थिति है कि इन्होंने कर्जा, जो इनके नेता आके बोले थे कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे, कोई किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ और जमीनें नीलाम हो रही है। आप
विजेंद्र जी देखिए, जमीनें नीलाम हो रही है, जमीनें नीलाम हो रही है, तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो बेचारे किसानों को वादा क्यों किया किसानों का ऋण माफ करने का। जब आपकी हिम्मत नहीं है किसानों का ऋण माफ करने की, तो क्यों आपने वादा किया? आज 52 किसानों ने आत्महत्या कर ली। इन लोगों के जिम्मेदार जो है ये गहलोत सरकार है, किसानों ने आत्महत्या की, उसके गहलोत सरकार का भी अगर पैसा बकाया है और इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है कि ये राजस्थान की जनता को कोई लाभ दे सकता है। जो किसानों को रोंद डालते हैं, जो जीप चला करके मार डालते हैं, जिनको मुआवजा भी नहीं देते हैं, इनको सुन लीजिए, इनको मैं दोनों को रोकना चाहूंगा, किसान दोनों को रोकना चाहूंगा। आर तिवारी जी रुकिए सर, आर तिवारी जी, आर तिवारी जी, आर तिवारी जी रुकिए सर। सुरेश गर्ग जी, 2 सवाल मैं करूंगा सर। आपने पहला सवाल उठाया कि दिन में बिजली का वादा किया गया था। सर बीजेपी में 2018 का घोषणा पत्र आपके सामने रखूं, 2013 रखूं, 2008 रखूं, 2003 रखूं या 1998 रखूं? अपना घोषणा पत्र भी पढ़ते होंगे ना सर, विजेंद्र या जी? नहीं पढ़ते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने चुनाव घोषणा पत्र के अंदर ये बताया कि साहब हम दिन में बिजली देंगे, क्यों नहीं दे रहे? आपसे कह रहा हूं सर, क्या ये घोषणा पत्र पढ़ते हैं? अब दूसरा सवाल आपने जमीन नीलामी का उठाया, फर्स्ट इंडिया ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था सुरेश गर्ग जी। इन लोगों की वजह से हमारे राजस्थान के किसानों ने आत्महत्या करनी पड़ी, उनकी जो जमीन है वो नीलामी होनी पड़ी, क्योंकि इन लोगों ने जो किसानों को आश्वासन दिया उसकी वजह से किसानों की जमीन नीलामी हुई है, किसानों की जमीन नीलामी हुई है। उसके लिए गहलोत सरकार जिम्मेदार है, गहलोत सरकार जिम्मेदार है। किसानों की जो जमीनें नीलामी हुई है तो क्यों इन्होंने किया? आज आप ये देखिए रीट के अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, कम से कम करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और इनके कई मंत्री इसके अंदर दोनों जाइए। किसान को लेकर राजनीति मत कीजिए सर, दोनों रुकिए। लेकिन सच्चाई यही है, दोनों रुकिए सर, किसान को लेकर राजनीति मत कीजिए। सच्चाई यही है कि किसान आज भी हिंदुस्तान के गले का गहना है, लेकिन उसको कोई सजा कर रख नहीं रहा है। सिर्फ जुबानी उनके लिए बातें की जाती है, लेकिन गहने से जिक्र ज्वेलर। सर आपसे मैं जानना चाहूंगा शुभांग मित्तल जी, क्योंकि केंद्र के बजट से बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि कोरोना की वजह से जो ज्वेलरी व्यापार लड़खड़ाया उसको थोड़ी राहत मिलेगी, वहां से बहुत ज्यादा राहत नहीं मिली, क्योंकि ज्वेलरी कारोबार राजस्थान की और खासकर जयपुर की रीढ़ की हड्डी है, जहां से पूरी दुनिया में ज्वेलरी जाती है। सर किस तरीके की राहत आप स्टेट गवर्नमेंट से चाह रहे हैं और किस तरीके के सुझाव डेलीगेशन की तरफ से दिए गए? सोलंकी जी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि राजस्थान पूरे देश में ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत मायने रखता है जी। सरकार से हमें बहुत कुछ उम्मीदें हैं और राजस्थान सरकार चाहे तो उसको और ज़्यादा सुविधाएं देकर के जी ज्वेलरी इंडस्ट्री राजस्थान पे पनपा सकती है जी। सर जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि राजस्थान में छोटे छोटे ज्वेलरी बनाने वाले कई कारीगर हैं, जिनको सुविधाएं दें, उनके लिए ज्वेलरी पार्क डेवलप करें, उसमें बिल्डिंग बनाए। किसी को 500 फुट जगह चाहिए 500 फुट जगह दे, किसी को 1000 फुट जगह चाहिए 1000 फुट दे, वो वहाँ अपनी ज्वेलरी बनाएं और वहीं पर सारी सुविधाएं दें। उनको बहुत इजी वे में लोन उपलब्ध कराएं जी, वहाँ पर लॉजिस्टिक की सुविधाएं दें, पूरी सिक्योरिटी रखें और थोड़ा सा शहर के नज़दीक दें जी। जैसे एक ज्वेलरी इंडस्ट्री पार्क इन्होंने डेवलप किया सीतापुरा, अब वो पूरा भर चुका है और इतना कॉस्टली हो चुका है कि छोटे और मझोले व्यापारी के लिए बहुत दूर की पहुंच हो गई। तो ये डिमांड रखी गई है इस बार? ये हमने डिमांड रखी है। ठीक है। और इससे यहाँ पर रोजगार भी बहुत बढ़ेगा, पूरे राजस्थान में रोजगार की अपार संभावना है जी। आज की लेकिन सर तारीख इसको में होने में तो 2 से 4 साल लग जाएंगे। मैं तो ये जा रहा हूँ इस साल थोड़ी सी राहत मिले, उसके लिए क्या किया जाए? इस बजट से तत्काल राहत क्या मिले? तत्काल राहत में तो इजी लोन दें जी। इसको उद्योग का दर्जा घोषित तो किया है, पर सुविधाएं उद्योग वाली नहीं मिल रही है जी। अभी सिर्फ एक जोन इन्होंने ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए रखा गया है। मैं कहता हूं पूरे राजस्थान में अगर ये 10-15 जोन ज्वेलरी इंडस्ट्री के बना दें जी, तो ये तत्काल राहत वाली बात होगी। ठीक है, हम लोग जाकर के अपनी इंडस्ट्री डाल सकते हैं। फोर्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अरुण अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। अरुण अग्रवाल जी, क्योंकि अलग अलग सेक्टर को आप देखते होंगे सर, वर्तमान स्थिति में राजस्थान में वो कौन सा सेक्टर जिसकी उंगली पकड़कर तेजी से आगे ले जाने की जरूरत, ताकि राजस्थान आगे जाए, रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले, रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा मिले, कौन से सेक्टर को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत? नमस्ते, धन्यवाद विजेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत
एचडीपी पाइप, जो छोटे लघु उद्योग एचडीपी पाइप की यूनिट, स्प्रिंकलर्स यूनिट जो यहाँ राजस्थान में गांव-गांव में फैली हुई है, इसमें जो टेंडर प्रक्रिया, सरकारी खरीद की प्रक्रिया है, वो 10 करोड़ की लिमिट कर दी गई है, जबकि कई स्टेटों में इसको हटा दिया गया है। अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे प्री बजट सजेशन भी लिए थे, 1-to-1 टॉक भी हुई थी हमारी, उसमें भी मैंने मुख्यमंत्री जी को ये कह के आया था कि इसको जो 10 करोड़ की लिमिट, जिससे छोटे लघु उद्यम जो है वो भी एचडीपी पाइप के ट्रेंड। इसके अलावा चूंकि रिको इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया राजस्थान में रिको डेवलप करता है, रिको में अभी वेयर हाउस और इंडस्ट्रीज को हमने विशेष मांग रख के आई है मुख्यमंत्री जी को कि वेयर हाउस और गोडाउन्स को इंडस्ट्रीज का दर्जा दे दिया जाए, जिस तरह दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार ने पिछले साल, चूंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया काफी सिटी के अंदर आ गए हैं, तो दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या के तर्ज पर पोल्यूशन को खत्म करने के हिसाब से राजस्थान को भी, और राजस्थान के यूडीएच डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने भी वेयर हाउस गोडाउन को इंडस्ट्री का दर्जा दे चुके हैं, किंतु रिको में अभी तक इसका प्रावधान नहीं लाया गया। मैं आपके फर्स्ट इंडिया चैनल के मार्फत जो बजट आने वाला है, सरकार से अनुरोध करूंगा गोडाउन वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। साथ ही रिको इंडस्ट्रियल एरिया में पानी, सड़क, रोड सब कुछ रिको मेंटेन करती है, उसके लिए रिको हमसे सालाना सर्विस चार्ज लेती है। ऐसे में अभी हाल ही यूडीएच डिपार्टमेंट ने, नगर निगम विभाग ने स्वायत्ता शासन शुल्क के रूप में प्राइवेट एजेंसी को लगाकर और जगह जगह नोटिस दे रही है, ये सरासर अन्याय है। और मुख्यमंत्री जी और माननीय और दूसरे हमारे उद्योग मंत्री से भी हमने मुलाकात की थी, उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि रिको क्षेत्र जो है वो रिको का है, उसमें और सुप्रीम कोर्ट का भी ये ऑर्डर है कि एक एजेंसी, एक गवर्नमेंट एजेंसी एक सेक्टर से एक ही ले सकती है टैक्स या फीस जो भी ले। तो ऐसे में तीसरी बात, अभी फायर एनओसी की, और ये यूडीएच ने टैक्स पहले हमारे ट्रेड लाइसेंस पे भी लगा दिया गया था, हमने काफी विरोध किया, तो राजस्थान सरकार ने इसको, तो हमारी मांग को जायज स्वीकारते हुए इसको डेफर कर दिया था। लेकिन ये घूम के अब यूडीएच डिपार्टमेंट, नगर निगम जो हमारे इंडस्ट्री पे आ गए, इसको भी मैं आपके चैनल के मार्फत से अनुरोध करूंगा कि इस बजट में। तीसरी बात, फायर एनओसी के नोटिस कुछ अभी आ रहे हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में, जबकि उसमें इतने कड़े प्रावधान है, इतने इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे, वाटर टैंक्स बनाने पड़ेंगे, 50 एरिया के प्लॉट के एरिया के हिसाब से 50-50 हजार लीटर तक के वाटर टैंक बनाने पड़ेंगे, जबकि राजस्थान में पीने के पानी की कमी है। सबको सर्वविदित है, सर्वज्ञात है, किंतु फिर ये फायर एनओसी के नोटिस जो अभी आ गए, उसको भी मैं चाहूंगा, ये हमने मुख्यमंत्री। दूसरा, चीनी पर मंडी टैक्स यहां लिया जाता है 1.5%, जबकि आसपास के स्टेट में कोई टैक्स नहीं है, और उस टैक्स से मात्र करीब 100 करोड़ रुपया, 100 करोड़ भी नहीं आता, बल्कि 30-40 करोड़ रुपया ही आता है। ऐसे में और हजारों करोड़ रुपया का जीएसटी का स्टेट को नुकसान हो रहा है। ऐसे में इस मंडी टैक्स, चीनी पर जो 1% तो मंडी टैक्स है, आधा % कृषक कल्याण है, इसको भी हटाया जाए। दूसरी बात, रिको में 10,000 मीटर से ऊपर, कोरोना के ऊपर में ये टैक्स लगा दिया, 10,000 मीटर से ऊपर के प्लॉट है तो उसको भी निरस्त किया जाए। इसके अलावा हमारे जीएसटी में जो और भ्रांतियां हैं उसको सलिए, जैसे खादी ग्रामोद्योग उद्योग में साबुन के ऊपर 12% टैक्स है, जबकि उस पहले उसमें 5% टैक्स था। ऐसे में ये छोटे कुटीर उद्योग है जो राजस्थान के गांव देहात तक में फैले हुए हैं, जहां नीचे एक्सपेलर चलते हैं, आटा चक्की चलती है, ऐसे में इन पर भी इतना भारी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया। हमारे स्टेट गवर्नमेंट ही, हम तो चूंकि जीएसटी का मैटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है, हमने मुख्यमंत्री जी को किया, और मुख्यमंत्री जी ने जवाब में हमारे प्रत्युत्तर में यह भी कहा कि आप इंतजार करिए, ये बजट अच्छा आएगा, उद्योगों के हिसाब से आएगा। क्योंकि ये मैं कहना चाहूंगा कि लास्ट ईयर सीईओ वर्ल्ड मैगजीन यूएस की ने सर्वे किया था पूरे वर्ल्ड का, उस कोरोना काल के बावजूद राजस्थान का कोरोना मैनेजमेंट बेस्ट मैनेजमेंट हुआ, जिसको कि पूरे भारत ही नहीं वर्ल्ड में इसको सराहा गया। और ऐसे में सीईओ वर्ल्ड मैगजीन ने एक सर्वे किया था जिसमें इंडिया को 5वां स्थान दिया गया था इस कोरोना काल के बावजूद इन्वेस्टमेंट बिजनेस के हिसाब से, और राजस्थान को उसमें पूरे इंडिया में पहला स्थान मिला है। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके मैनेजमेंट, कोरोना काल और उनकी ये जो उद्योगों के प्रति भावना है, जो भी अभी मैं देख रहा था आपके चैनल में, 1 लाख करोड़ का भी आज एमओयू हुआ और 6 लाख करोड़ से ऊपर के इन्वेस्टमेंट समिट में एमओयू हो चुके हैं। निश्चित रूप से ये आने वाला राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का जो परिदृश्य आएगा वो उद्योग व्यापार के हिसाब से निश्चित रूप से जो अकाल की और जो सूखी भूमि और राजस्थान को बैकवर्ड इंडस्ट्रियल स्टेट कहते थे, अब वो निश्चित रूप से वो हमको आशा है कि ठीक है सर, ठीक है, वापस आपके पास आऊंगा। लेकिन सुनीता शर्मा जी, आपसे मैं दोनों तरीके से सवाल करना चाहूंगा। एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर, क्योंकि आप महिला एंटरप्रेन्योर है और मुख्यमंत्री ने बहुत सी ऐसी सरकारी योजनाएं जिनमें महिलाओं को सशक्त किया है, तो बतौर उद्यमी किस तरीके की इस वक्त की परेशानियां राजस्थान में और इस बजट से उम्मीदें क्या हैं? और दूसरा, एक महिला के तौर पर
जो महंगाई है और जो बहुत सी चीजें, चाहे वो बिजली हो, पेट्रोल डीजल की वजह से हो, रसोई गैस हो, आपको लग रहा है वहां भी राजस्थान सरकार से कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है? नमस्कार विजेंद्र जी, बिल्कुल आपने ये जो दोनों मुद्दे प्रस्तुत करे हैं महिलाओं से रिलेटेड, उस विषय में मैं कहना चाहूंगी कि जैसे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट अभी कृषि बजट पेश कर रही है, वैसे ही आंध्र प्रदेश सरकार जो थी वो पहली सरकार रही जिसने जेंडर बेस्ड बजट प्रस्तुत किया जी। अर्थात विमेन ओरिएंटेड, विमेन महिलाओं की जितनी भी सारी पॉलिसीज हैं और उनके जितने प्रोग्राम्स हैं उनके लिए अलग से एक बजट जो है हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि राजस्थान सरकार प्रस्तुत करे। दूसरा ये कि उसमें जितनी भी एक महिला हब क्रिएट हो जिसके तहत जितनी योजनाएं हैं उतनी योजनाओं को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट रन कर रही है, वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट रन कर रहा है या इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट्स रन कर रहे हैं, वो एक बैनर के तले आए, वहाँ पे एक काउंसलिंग हब सेटअप हो, काउंसलिंग सेंटर सेटअप हो जहाँ पे उद्यमी महिलाएं पहुँच पाएं और उनको एक थरह गाइडेंस मिल सके। ये हमारा जरूर उनसे निवेदन रहेगा। जैसे आई स्टार्टअप्स है, आई हब्स वगैरह सेटअप किए गए हैं, इस तरह से एक महिला हब की अर्जेंट बेसिस पे जरूरत है। मैं आपका ध्यान इस बात पे लाना चाहूंगी कि आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में केवल 13.5% वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं और राजस्थान के अंदर में मात्र 3%, 3.5% वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो जबकि महिलाएं 48.5% पॉपुलेशन है इस देश की, तो हम कितना ज़्यादा जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये ड्यूटी समाज की है, लेकिन उससे ज़्यादा सरकार की है कि महिलाओं को, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो और उसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उसके अंदर में अपनी योजनाओं के माध्यम से जोड़ें। एक और मेरी पहल, जैसे अभी हमने सेंट्रल बजट देखा जिसके अंदर में डिफेंस का डोमेस्टिक प्रोडक्शन शुरू होना है। सीएम साहब ने अभी बात करी सोलर की या ईवी व्हीकल्स, जो नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर में जितनी भी उनकी सब्सिडरीज इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स विमेन ओरिएंटेड एंटरप्रेन्योर्स के लिए सेटअप किया जाए, उन्हें टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड किया जाए और उनके माध्यम से ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ और वुमेन एम्पावरमेंट किया जाए। तो ये तो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात, लेकिन कोविड के पिछले 2 साल के दौरान जो महंगाई बढ़ी है, तो वुमेन, हमारी महिलाओं की अपेक्षा है कि रसोई गैस की जो उसके ऊपर में स्टेट टैक्सेस हैं, पेट्रोल डीजल जितने भी इनके ऊपर स्टेट टैक्सेस हैं, इनको कम किया जाए ताकि इनकी कमी होने से, इनकी प्राइसेस में कमी होने से इवेंचुअली जो आपका महीने का बजट है, घरेलू बजट है, उसके अंदर में एक इफेक्ट आपको, चाहे वो दालें हैं, सब्जियां हैं, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से हर चीज पे नजर आएगा। तो ऑब्वियसली उस चीज के, क्योंकि जितना आप सेव करेंगे उतना ही आप इवेंचुअली इकोनॉमी में खर्च करके कंट्रीब्यूट करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है एंडी जी, क्योंकि सर ये सच्चाई है कि बिजली काफी महंगी है राजस्थान में, ये भी सच्चाई है कि पेट्रोल डीजल काफी महंगा है राजस्थान में, और उससे बाकी सारे ट्रांसपोर्टेशन, जिससे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उन सबके ऊपर भार पड़ता है और महंगाई बढ़ रही है, सच्चाई है। लेकिन क्या आपको थोड़ा भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि पेट्रोल डीजल पर स्टेट वैट को कम किया जा सके? देखिए, इसका सॉल्यूशन यही है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। लेकिन हाल ही में जो बैठक हुई थी उसमें आपने हाल देखा कि न तो राज्य इस पर सहमत हुए, न राज्यों के प्रतिनिधि सहमत हुए, न केंद्रीय सरकार सहमत थी। केंद्रीय सरकार की अगर मंशा हो तो इस मंशा से केंद्रीय सरकार अकेले ही ऐसा कर सकती है और जीएसटी के दायरे में इसे ला सकती है, और इससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा, डीजल की कीमतें भी कम होगी, किसान के लिए इनपुट कॉस्ट भी कम होगी। स्टेट वैट कम हो सकता है? क्योंकि अपने जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उनके कंपैरेटिवली राजस्थान में पेट्रोल डीजल महंगा है। हालांकि हमने कई एक्सपर्ट के साथ इसको लेकर बातचीत भी की कि भाई अगर इसको कम कर दिया जाएगा तो राजस्थान को क्या नुकसान होगा। उन्होंने कहा नहीं, इससे फायदा होगा, क्योंकि उससे पेट्रोल डीजल का जो बिक्री है वो बढ़ेगी और उससे जो टैक्स आ रहा है, उससे जो वैट आ रहा है, उससे रेवेन्यू और ज्यादा बढ़ेगा, ये कहा गया है, लेकिन उसको कम नहीं किया जा रहा है। स्टेट वेट कम होने से फायदा तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन स्टेट वेट कम हो उसके लिए सारे राज्यों को एक साथ निर्णय लेने पड़ेंगे। मैं तो समझता हूँ व्हाई नॉट एट पार स्टेट वेट, ऐसा क्यों नहीं कि सभी राज्यों में एट पार कर दिया जाए जी, और सारे मुख्यमंत्री मिलके या सारे जो है राज्यों के प्रतिनिधि मिलके इस बात को तय करें, जिससे डिस्पैरिटी रहे ही नहीं।
दूसरी बात, किसानों को इसका फायदा मिलेगा और इन्फ्लेशन चेक होगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी उससे। लेकिन राजस्थान के बारे में, उद्योगों के बारे में अगर खास रूप से बात की जाए तो उद्योगों में जैसे अभी एमओयूज हो रहे हैं इतने सारे, लेकिन एमओयू होते आए हैं, बरसों से होते आए हैं। देयर आर मोर ऑफ मेमोरेंडम एंड लेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है और मेमोरेंडम बहुत ज्यादा है, और एडहर ही नहीं हो पाते हैं और बस्तों में बंद रह जाते हैं। तो जब तक ये एमओयू 100% एडहर नहीं होंगे, एग्जीक्यूट नहीं होंगे, तब तक इनके इन्वेस्टमेंट का फायदा नहीं मिलेगा। नहीं, लेकिन राजस्थान ये तो सच्चाई है सर प्रॉब्लम है कि खास उद्योगों की, यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है साहब। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी जो है वो उद्योगपति को आगे बढ़ने ही नहीं देती। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सरकार ये कहती है कि सिंगल विंडो सिस्टम, और आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है। सिंगल विंडो सिस्टम तो है, लेकिन हमारे जो ऐसे नुआंसेज हैं हमारी नीतियों में कि ये ब्यूरोक्रेट्स उद्योगों को आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं, किसी न किसी राजकीय प्रक्रिया में उसको उलझा देते हैं। अल्टीमेटली जो उद्योगपति थक थका करके बाहर चला जाता है राज्य। अभी कह रहे हैं बाहर से एक सिंगल विंडो दिखाई देती है, उसके अंदर बहुत सी विंडो है। हाँ, बाहर से जरूर विंडो नजर आती है, सिस्टम में भी नजर आती है, पर विंडो के अंदर बहुत सारी जो है फैला हुआ, कहाँ से संभव होगा? बहुत सारी जो है भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सूक्ष्म चीजें ऐसी हैं जो उसको रोक देती है प्रक्रिया को, विकास की प्रक्रिया को। किसान की अगर बात की जाए तो कृषि बजट का आना स्वागत योग्य है जी। किसान को क्या चाहिए? उसे क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिट चाहिए। नहीं, लेकिन जिस तरीके से किसान नेता कह रहे हैं, क्या यह संभव है कि राजस्थान में डीजल से पूरा स्टेट वैट हटा दिया जाए और ये रिकमेंडेशन किया जाए कि सेंटर भी इससे एक्साइज ड्यूटी घटा दे? क्या ये वाकई में संभव है, फिजिबल है, या इसमें कुछ कमी हो सकती है? मुझे इसकी संभावना कतई नहीं लगती, लेकिन मेरा यह कहना है कि किसान को क्या चाहिए। बेसिकली किसान को जो सुविधाएं चाहिए, हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है जी, प्रोडक्शन बेकार चला जाता है, वेयर हाउसेज नहीं है, वेयर हाउसेज का निर्माण होना चाहिए। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि वेयर हाउसेज को उद्योग की कैटेगरी में लाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका वही नष्ट हो जाता, खत्म हो जाता है। बेर का प्रोडक्शन हुआ, हमारे पास प्रोसेसिंग नहीं है कि हम उसकी चटनी बना करके बेच सकें। आंवला एक्सिस में प्रोडक्शन है, हमारे पास प्रोसेसिंग नहीं है कि आंवले को उसको काम में ले सके जो खराब हो रहा है जी। या माल्टा हमने ट्रेन की ट्रेन भर के भेज दी बाहर, उस माल्टा का जूस बना के प्रोसेसिंग करके क्या हम राजस्थान में ऐसा काम नहीं कर सकते थे और ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते? लेकिन ये काम तो सरकार थोड़ी ना सर, ये तो अलग अलग को बढ़ाने इंडस्ट्री की बात करेगी। की जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत है। लेकिन इसके लिए तो इंडस्ट्री काम करेगी ना सर, इंडस्ट्री सरकार काम क्या कर करेगी, सकती है? लेकिन जी। उसके लिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहिए ना राजस्थान में, जिससे देखिए एक सेक्टर जब तक दूसरे सेक्टर को मदद नहीं करेगा। इनडायरेक्टली क्या आप उन तीनों कानूनों को जस्टिफाई कर रहे हैं जो कानून रद्द कर दिए गए, कि अगर वो चल रहे होते तो शायद ये समस्या नहीं होती? किस कानून की बात कर रहे हैं आप? सर, तीनों कृषि कानून, उनमें से कृषि ये भी था कानून- कि इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, बाकी चीजें होंगी। मैं तो कृषि सुधारों के पक्ष में हूँ और उस वक्त भी पक्ष में था और आज भी पक्ष में हूँ। जी। ठीक है, किसी कारण से वो सब रद्द करने पड़े वो अलग बात है, लेकिन कृषि सुधारों के मैं आज भी पक्ष में हूँ, उस वक्त भी पक्ष में था और चाहता हूँ कि कृषि सुधार देश में होने चाहिए, क्योंकि वो राइट डायरेक्शन में देश को ले जाते और फायदा होता किसान को। ठीक है, जितेंद्र दवे जी, सर क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री राजस्थान की काफी मजबूत रही है एक वक्त में, और मैं अभी भी मानकर चलता हूं व्यक्तिगत तौर पे कि काफी मजबूत है, बस उसको बैक करने की जरूरत, जो उस पे बैकलॉग 2 साल का लगा है। सर, बहुत स्पष्ट मैं जानना चाहता हूं कि क्या किया जाए, जैसे 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, कि भाई इस बजट में एक घोषणा हो जाए और इसको जमीन पर सही तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया जाए तो दिक्कत नहीं है। सर, जैसा अभी मैंने कुछ देर पहले भी बोला था, बहुत क्लियर चीज़ है, इंसेंटिव्स अनाउंस किए जाएं, जो भी कंपनीज इसमें काम कर रही हैं, पीएलआई स्कीम इसमें लानी चाहिए, प्लस साथ ही साथ कुछ नए सर्किट्स इनको लॉन्च करने चाहिए, जिससे कि मार्केट में नए ऑप्शंस अवेलेबल होंगे प्रमोट करने के लिए। हो रहे हैं, सॉरी, हो रहे सर्किट अभी नहीं हो रहे, कुछ और डेवलप करने होंगे। प्लस इसमें आप इवन जैसे बाहर की कंट्रीज का आप एग्जांपल देखिए, आप थाईलैंड लीजिए, आप मलेशिया लीजिए, आप वियतनाम लीजिए, आप कंबोडिया लीजिए, आप वहाँ पे टूरिस्ट को लेके जाते हैं, वहाँ गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती है, आपको स्पेशल डिस्काउंट्स देती है। वो सारी स्कीम्स राजस्थान गवर्नमेंट को लानी चाहिए, क्योंकि जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आज टूरिज्म सेक्टर का, इट्स क्लोज टू 10%। जी, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते, 2 साल से इग्नोर कर रहे हैं। अभी आप रिसेंटली आप 1-2 दिन पुरानी आप पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट भी देखते हैं, उसमें भी बिल्कुल आया कि टूरिज्म सेक्टर को इस कोविड में कंप्लीटली इग्नोर किया गया, तो उस पर फोकस करने की जरूरत है। और कौन कौन से सर्किट नए डेवलप हो सकते हैं? सर, राजस्थान में बिल्कुल आप अपना साउथ में काफ़ी अच्छे डेवलप किए जा सकते हैं, सदर्न राजस्थान की तरफ। जी, इसके अलावा
इसके अलावा हम अलवर की तरफ काफ़ी डेवलप कर सकते हैं जी। हम बाड़मेर को प्रमोट कर सकते हैं। बाड़मेर में जितनी पोटेंशियल है उतना प्रमोट नहीं किया गया। जैसलमेर के बराबर पोटेंशियल है बाड़मेर में, उसको प्रमोट किया जा दरअसल सकता मैंने है। सवाल इसलिए किया क्योंकि देखिए राजस्थान में तो आप हर गांव को भी एक्सप्लोर करेंगे तो भी बहुत कुछ मिल जाएगा, क्योंकि पूरा राजस्थानी संस्कृति के धरोहर के तौर पर है। जो सर्किट अभी डेवलप है, क्या उन पर मजबूती से काम करने की ज्यादा जरूरत नहीं, ताकि जो हो रहा था उसको एक बेहतर तरीके से फिर किया जा सके? क्योंकि नए सर्किट, नई प्लानिंग, नई मैन पावर, नए सपने, ज्यादा बेहतर कि जो है उसको मजबूती से किया जाए। सर देखिए, बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा कि हम लोग किस लेवल पे हम पीछे हैं। जयपुर जोधपुर आपके पास फ्लाइट नहीं है। जोधपुर अपना आप में बहुत बड़ा एक हब बना हुआ है आज राजस्थान में, हमारे होम मिनिस्टर का होम टाउन है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। तो सबसे पहला चैलेंज जो आ रहा है कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने का है। जी सर, उसकी फिजिबिलिटी भी तो होनी चाहिए। सर फिजिबिलिटी है, क्योंकि आज व्यापार भी बढ़ रहा है, वहाँ पे टूरिस्ट भी जा रहे हैं। आप छोटे प्लेन लगाए, जरूर नहीं आप बड़े प्लेन लगाए जी। उसके लिए सरकार को एफर्ट्स करने होंगे। खुशियों वाला बही खाता, उम्मीदें बहुत ज्यादा, उम्मीदों पर क्या ये बजट खरा उतरेगा, सवाल यही है। लेकिन फिर भी उम्मीदें तो की जा सकती हैं। लेकिन सुरेश गर्ग जी, बीजेपी को उम्मीदें तो करनी चाहिए सर, क्योंकि पार्टी विचारधारा के अलग है, प्रदेश अलग है। ये तो आप भी चाहते होंगे कि प्रदेश में बड़ी सौगातें मिले, आगे विकास के पथ पर आगे बढ़े, और इस बजट से उम्मीदें तो बीजेपी को भी होगी। निश्चित रूप से बजट अच्छा होना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से पिछले सालों में बजट दिया और वो उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ, तो मुझे उम्मीद कम लग रही है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। इन्होंने चिरंजीवी योजना लागू की है। इन्होंने जनता से 800 रुपए प्रीमियम लेके 5 लाख रुपए तक का चिरंजीवी योजना लागू की है। जी सोलंकी जी, आप ताजुब करोगे कि राजस्थान के जितने भी टॉप हॉस्पिटल है उसके अंदर चिरंजीवी योजना लागू नहीं है। जयपुर के अंदर टॉप 10 हॉस्पिटल उठा के देख लीजिए, उसके अंदर चिरंजीवी योजना लागू नहीं है। हम उनसे बात करते हैं तो वो साफ मना कर देते हैं, इवन एफिडेविट और लिखवाते हैं कि हम चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं लेना चाहते हैं। तो आप ये देखिए कि घोषणा करना और उसको लागू करने में बहुत अंतर है। नहीं, क्या कह रहे हैं कि चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं लेना? सर, जहां अगर योजना जिस पैनल के अंदर होगी, जो हॉस्पिटल उस पैनल का हिस्सा होगा, वहां तो होगा। चिरंजीवी योजना इन्होंने तो है, सर वो मना कर रहा है, हॉस्पिटल मना कर रहा है कि हम चिरंजीवी योजना के अंदर आपको एडमिट नहीं करेंगे। अगर आपके पास में इंश्योरेंस है दूसरे कंपनियों का, तो हम आपको एडमिट करेंगे। सुरेश गर्ग जी, फर्स्ट इंडिया आपसे वादा करता है सर, 10 लोग ऐसे लेकर आइएगा, मैं प्रोग्राम करूंगा सर। मैं मेरा खुद का उदाहरण दे रहा हूं। मेरे रिश्तेदार का मुझे ऑपरेशन कराना था। मैंने जयपुर के 5 हॉस्पिटलों में फोन किया कि मुझे हार्ट सर्जरी करानी है। सबसे पहले मैं इटर्नल हार्ट हॉस्पिटल के अंदर गया, साफ मना कर दिया कि चिरंजीवी योजना लागू नहीं है, यहाँ पे नहीं हो सकता। इसके बाद सीके बिरला में गया, सीके बिरला ने मना कर दिया। राजस्थान हॉस्पिटल ने मना कर दिया, नारायण हृदयालय ने मना कर दिया। 4 लाख रुपए लगा के मैंने ऑपरेशन कराया है। सुरेश गर्ग जी, सर इसमें 5 लाख तक का प्रॉफिट होता है, मतलब 5 लाख तक का आप इसमें कर सकते हैं। 1 रुपए का भी इंश्योरेंस करने को तैयार, 1 रुपए का भी नहीं करने को तैयार है ना। पैनल में है चिरंजीवी योजना के अंदर 1 रुपए का भी क्लेम पास करने को तैयार नहीं है। यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल नाम है, 1 रुपए नाम है, आपके लिस्ट के अंदर नाम है कि साहब ये हॉस्पिटल के अंदर है, लेकिन जब हॉस्पिटल के पास जाते हैं तो वो साफ मना करते हैं कि साहब चिरंजीवी योजना के अंदर आप नहीं कर सकते। सुरेश गर्ग को जननायक की कोई योजना पसंद नहीं आती। अरे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने देश में पहली बार पहली अनूठी योजना शुरू की। पता करिए कि चिरंजीवी योजना किस हॉस्पिटल में लागू है। ने हमसे एमओयू किया। आप ये बताइए कौन से हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजना लागू है? आप बताइए। इलाज के लिए मना करते हैं कि जयपुर के जितने हॉस्पिटल है आप सर्च करके आइए, आप बता दीजिए कि कौन सा विभाग में सुरेश गर्ग जी रुके, पहले तो हम मुद्दे से अलग जा रहे हैं, लेकिन आर तिवारी जी, मैंने आपको इन्वॉल्व इसलिए किया था कि आप ये कहें कि सुरेश गर्ग जी जहां ऐसी शिकायतें होंगी हम जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे। मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी के सख्त आदेश है, अगर कोई एमओयू किया हुआ हॉस्पिटल इलाज के लिए मना उदाहरण दे रहा हूं ना, आप कार्रवाई करिए ना। मैं उदाहरण दे रहा हूं, इंटरनल हॉस्पिटल का उदाहरण दे रहा हूं, राजस्थान हॉस्पिटल का उदाहरण दे रहा हूं, सीके बिरला का हॉस्पिटल का उदाहरण दे रहा हूं, नारायण हृदयालय का उदाहरण दे रहा हूं, जयपुर के टॉप 10 हॉस्पिटल का उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है सर, अब दोनों रुक जाइए, वापस मुद्दे पर आते हैं, वापस मुद्दे पर आते हैं। सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, कि क्या इन हॉस्पिटलों में लाइसेंस रद्द करेंगे? ठीक है, कमिटमेंट लीजिए, आज कांग्रेस से कमिटमेंट लीजिए कि क्या इनके लाइसेंस रद्द करेंगे। सर आप मुझे दीजिए, मैं कह रहा हूं आपको, आप मुझे 10 लोगों को लेकर आइए, मैं प्रोग्राम रन करूंगा सर। मैं कह रहा हूं आपको, क्योंकि सच्चाई ये है कि राजस्थान में वर्तमान स्थिति में 7 लाख से ज्यादा परिवारों ने फायदा उठाया सर,
और ये फैक्चुअल आंकड़ा है। 8 अच्छे करोड़ काम 80 की लाख, आलोचना 5 करोड़ नहीं 80 करनी लाख, चाहिए। भारतीय सुरेश जनता जी, 5 पार्टी करोड़ और 80 लाख राजनीतिक लोगों को चश्मे बीमा से कवर नहीं मिला, ये भी देखना सच है। वापस मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है, ठीक है, वापस आपके पास आऊंगा। लेकिन रामपाल जाट जी, रामपाल जाट जी, रामपाल जाट जी, सर आपने जो मांगे बताई थी, मैंने उस वक्त इसलिए नहीं टोका क्योंकि बतौर किसान नेता आप जो भी मांग रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन सर कुछ मांगे ऐसी जो फिजिबल हो, जो सरकार के लिए आसान हो, जो किसानों के हित में हो, जो राजस्थान की जरूरत हो और जिनको इस बजट में समावेश किया जा सकता है। सर मैं उनकी बात कर रहा हूं जो व्यावहारिक हो और वर्तमान स्थिति में अगले 1 साल में पूरी होने की स्थिति में हो। वो क्या हो सकती हैं सर? उसके संबंध में ब्रजेंद्र सोलंकी साहब, हमने कहा प्रत्येक ग्राम पंचायत में गोदाम 1 वर्ष में पूरा हो जाएगा और सरकार को बजट में अलग से राशि देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायतों को 1 वर्ष में 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक मिलते हैं राज्यों से और केंद्र से। वो सारी राशि को प्राथमिकता तय कर दे, वो गोदामों पर खर्च होगी। इसमें मनरेगा को भी शामिल कर दे, तो जैसे राजीव गांधी सेवा केंद्र बने, जिनको भी अटल सेवा केंद्र कहते हैं, उस ढंग के प्रत्येक ग्राम पंचायत में गोदाम बन सकते हैं। दूसरा हमने कहा प्रत्येक गांव में ये जो उद्योग क्षेत्र है ये घोषित करे प्रत्येक गांव को, जिससे कुटीर उद्योग जो एक गांव में कम से कम एक तो शुरू करा पहले बजट में, तो अगले बजट में 5 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, तो एक गांव में उद्योग शुरू करने से जो रोजगारी का संकट है वो मिटेगा। तीसरा हमने कहा राज्य में खरीद का जो सिस्टम है अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, उसको स्ट्रांग किया जाए। उसके लिए मुख्यमंत्री की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए। हमने ये भी कहा दूध का जो समर्थन सरकार ने घोषित किया हुआ है उसको बढ़ाने की जरूरत है, जो 10 साल पहले का है। अब 10 साल में जितनी महंगाई बढ़ी उसको मूल सूचकांक से जोड़ कर बढ़ाएंगे तो भी अच्छा रहेगा। इसी ढंग से जो 2 रुपए प्रति फैट सहायता दी जाती है उसको 5 रुपए की जाए, क्योंकि 5 प्रदेश ऐसे जहां 5 रुपए दिए जाते हैं, जिससे जो दूध जिसके कारण से लगभग 15% इनकम होती है, वो भी किसानों को एक स्ट्रेंथन करने वाला विषय है पशुपालन। उसमें हमने कहा अभी गाय के लिए सरकार गौशालाओं को अनुदान देती है। यदि कोई गोपालक गाय अपने घर में पालना चाहे उसको भी उतना ही अनुदान जितना गौशालाओं को दिया जाए वो दिया जाए। और एक जो योजना थी जिसमें 1992 से 100% अनुदान के आधार पर शुरू हुआ था गोबर गैस प्लांट, जिससे घर में ऊर्जा भी मिलेगी, खाद भी अच्छा मिलेगा, तो गोबर गैस प्लांट ये भी हमने उसको कहा है। तो ऐसे जो काम है इनके लिए हम सरकार का और हमने ये कहा है कि राज्य में राज्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जैसा पंजाब ने बनाया है, महाराष्ट्र ने घोषणा की है, कर्नाटक में चल रहा है, राजस्थान में उस ढंग का राज्य लागत एवं कृषि मूल्य आयोग ये गठित हो, इसका कानून बने। हमने ये भी कहा है कि जो राजस्व कानून है उसमें अभी खेत छोटे होते जा रहे हैं, जोत छोटी होती जा रही है, उन जोतों को छोटा होने से रोकने के लिए, उनको अनावश्यक जोत बढ़ने से रोकने के लिए सरकार को चाहिए वह ये जो समर्पण डीड है, जो अपना किसी भी परिवार का व्यक्ति दूसरे परिवार के पक्ष में अपनी भूमि को त्यागना चाहे वो अभी उसमें स्टाम्प लगते हैं, उस स्टाम्प को मुक्त करे, जिससे भूमि एकीकरण की प्रक्रिया बढ़ेगी। आपस में खेत अदला बदली का काम चक बनाने के लिए, एक चक बनाने के लिए, इसके लिए भूमि एकीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए ये बिना पैसे का काम है, ये सरकार कर सकती है। तो ठीक है, लेकिन कम शब्दों में मुझे बताइए कितने हजार करोड़ का बजट इस बार आ सकता है? क्या कुछ उम्मीद है आपको? पहली बार कृषि बजट आ रहा है, कितने हजार करोड़ का होगा? मैं सोचता हूं इसको कम से कम 75,000 करोड़ का होना चाहिए। बाकी 1 लाख करोड़ क्रॉस कर तो और भी बढ़े रहेगी, तो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, लेकिन अच्छा बजट हो। और कृषि ये मेन सेक्टर है। माथुर जी, क्या ये संभावना है सर कि 50% सिर्फ कृषि है, कृषि को डेडिकेट कर दिया जाए? एनडी माथुर जी, देखिए कृषि का हिस्सा बहुत बड़ा है देश में, और रोजगार में भी लगभग 55% रोजगार कृषि क्षेत्र में है हमारे, और जनसंख्या के हिसाब से भी देखें तो 70% जनसंख्या कृषि पर है जी, तो ज्यादा बड़ा हिस्सा दिया जा सकता है इसमें। कोई मैं नहीं समझता कि 75,000 करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा है जी। और वर्तमान स्थिति में सर जो वही खाता है जी,
जो पॉकेट है राजस्थान की वो इसको अफोर्ड कर पाएगी? पॉकेट 2 लाख करोड़ तक जा रही है, इसलिए उसमें 75,000 करोड़ का जाना को मैं समझता हूँ बहुत अधिक नहीं है, जबकि 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। तो मानकर चलें इस बार फोकस कृषि पर हो सकता है, क्योंकि अलग से बजट आने के पीछे की मंशा यही होगी कि कृषि सेक्टर को एक बार फिर से मजबूत किया जाए, कम से कम राजस्थान में तो किया जाए। मैं सहमत हूं आपकी बात से। सर, सबसे ज्यादा किसानों को राहत किस तरीके से दी जा सकती है राज्य सरकार की तरफ से इस बजट में? मैं समझता हूं किसानों को राहत देना है तो किसानों के लिए बिजली सस्ती हो जी। बिजली सस्ती होगी तो किसानों की इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी, उनको समय पर पानी दिया जाए और सस्ता पानी दिया जाए जी। सिंचाई के लिए उनको जो पानी की ज़रूरत है, ड्रिंकिंग वाटर उनको टाइम पर दिया जाए, ड्रिंकिंग वाटर दिया जाए उनको साफ, सैनिटेशन, सीवरेज इसकी ज़रूरत है रूरल सेक्टर में, तो सैनिटेशन पर, उनके हेल्थ पर काम किया जाए। और जो गांव के उद्योग हैं, जैसा भी वो कह रहे थे रामपाल जी कि गांव के उद्योग पनपने चाहिए, गांव में भी जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के उद्योग हैं, जो कृषि औजारों से संबंधित उद्योग हैं, वो गांव में पनपाने चाहिए और कृषि बजट में शामिल किए जा सकते हैं। ठीक, उन सब से किसानों को फायदा। ठीक है सुनीता शर्मा जी, क्योंकि जिस तरीके से सेंटर का बजट आता है उसमें एक बजट अलग से होता है, निर्भया फंड। हालांकि मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि बीते सालों में उस फंड का क्या हुआ, किस तरीके से इस्तेमाल किया गया और किस तरीके से वो लैप्स भी हो गया। राजस्थान में बीते कुछ महीनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे फिर यह सवाल खड़ा हुआ कि महिला सिक्योरिटी के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है। मैम, आपको लगता है कुछ ऐसे डेडिकेटेड बजट की जरूरत है जो सिर्फ महिला सिक्योरिटी पर खर्च हो, चाहे वो कहीं ऐसे ब्लैक पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगाने से जुड़ा हो, या फिर उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने से जुड़ा हो, या फिर अन्य तरीके से जुड़ा हो, डेडिकेटेड बजट जो खर्च हो हर हाल में? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पिछले कुछ महीनों से हम बहुत सारे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के केसेस देख रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि तत्काल पनिशमेंट इज द बिगेस्ट डेटरेंट। तो आप पुलिस जो है वो तुरंत कार्यवाही करके और तुरंत जुडिशरी उसके ऊपर एक्ट करे तो वो सबसे बड़ा डेटरेंट होगा। उसके बाद में ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है कि जैसे आपने कहा सीसीटीवीज की जरूरत है, और मुझे तो लगता है कि इवन एजुकेशन, राइट, इन स्कूल एजुकेशन में गर्ल्स को जो है मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कंपलसरी कर देनी चाहिए, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल्स हो, क्योंकि एजुकेशन के ऊपर में और इवेंचुअली हेल्थ के ऊपर में, विमेन हेल्थ के ऊपर, इन दोनों के ऊपर में सरकार बहुत विधिवत तरीके से जब प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन दोनों, बहुत सारी प्लानिंग स्टेजेस हमेशा रहती हैं, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड लेवल होना चाहिए विद गुड टीचर्स, और तो तभी समाज में एक बदलाव आएगा। और इसी के साथ में एक तरफ जो पुलिस और जुडिशरी मशीनरी है उसको स्ट्रेंथन करना है, उसको और जागरूक बनाना है, तो दूसरी तरफ समाज और महिलाओं को सशक्त बनाने की जरूरत है। खैर, सजा के मामले में राजस्थान कह सकते हैं कि अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि वो लगातार दिन कम होते जा रहे हैं जिनमें सजा दी जा रही है, और ये आंकड़ा वाकई में थोड़ा सा सुकून पहुंचाने वाला है। लेकिन अरुण अग्रवाल जी, सर एक सजेशन मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है प्रोग्राम में, जो इस बजट में होना चाहिए देखिए उससे इतर जो आप बता चुके हैं। इस बजट में किसानों की बात आपने सुनी, किसानों को जब कोई फसल नुकसान होती है, अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, तो उनको स्पेशल मुआवजा दिया जाता है। और इस कोरोना काल में व्यापार उद्योग पर सबसे ज्यादा चोट पड़ी है पिछले 2 साल में। ऐसे में चाहूंगा कि जिस तरह किसानों को डायरेक्ट खाते में कुछ भी हो जाता है ट्रांसफर, ऐसा हम व्यापारी उद्यमियों के लिए ये प्रोविजन होना चाहिए, जिससे हम भी जब, क्योंकि ये व्यापारी ही जीडीपी को निर्धारित करते हैं, और विशेषकर मैं एमएसएमई सेक्टर की बात करूंगा कि एमएसएमई सेक्टर देश का 30 से 40% जीडीपी निर्धारण करता है, सबसे ज्यादा रोजगार एमएसएमई सेक्टर देता है। ऐसे में एमएसएमई सेक्टर को बचाने के लिए सरकार को कुछ ऐसे प्रावधान लाने चाहिए। 1 नेशन 1 टैक्स की बात जब जीएसटी लागू हुई, लेकिन आज तक न तो बिजली को एक रेट क्योंकि आई, न पेट्रोल डीजल का भी बात चली थी वो आई। ऐसे में मैं चाहता हूं कि ऐसी प्रावधान लाए, ऐसी पॉलिसियां लाए जिससे छोटे छोटे उद्यम बच सके, जिससे राज्य भी तरक्की करेगा और देश भी तरक्की। ठीक है, जितेंद्र दवे जी, आपको लग रहा है कि एक अलग से डेडिकेटेड बजट टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए होना चाहिए और कुछ सर्किट तत्काल प्रभाव से ओपन होने चाहिए इस बजट के जरिए? बिल्कुल बिल्कुल, आज के हिसाब से जो अभी सिचुएशन है ओवरऑल पोस्ट कोविड, इस बूस्टर डोज की जरूरत है इस इंडस्ट्री को। आर तिवारी जी, एक लाइन में इसे हम खुशियों वाला बजट कहेंगे या फिर
निश्चित रूप से विजेंद्र, आने वाला बजट खुशियों का बजट होगा, नौजवानों को समर्पित बजट होगा, एमएसएमई यूनिट के लिए समर्पित होगा, महिला उद्यमियों के लिए होगा, राज्य कर्मचारियों के लिए होगा और किसानों के लिए तो देश में पहली बार अनूठी पहल कर रहे हैं। देश हमारा अन्नदाताओं का ऋणी है, हम किसान विरोधी नहीं है, किसानों को हम देखना चाहते हैं। अरे भारत सरकार का पैसा आप खर्च करो ना। 25 सांसद गूंगे बहरे दिल्ली के दरबार में बैठते हैं, आप लोग मोदी के सामने आप एक शब्द नहीं बोलते हो। किसानों का वोट लेकर के आपने किसानों को ठगा है। अरे 25 वकील राजस्थान की जनता ने भेजे, एक शब्द नहीं बोलता है किसान के पक्ष में। आर तिवारी जी, ये तो सच्चाई है, संपूर्ण कर्ज माफी की बात की गई थी और एक तारीख मैं आपको बता रहा हूं, 19 दिसंबर 2018 मुख्य सचिव के हस्ताक्षर के साथ जो लेटर साइन हुआ था उसको जरा गौर से पढ़िएगा, उस पर लिखा क्या था। लेकिन छोड़ दीजिए सर, विजेंद्र, भारत सरकार का अपना पैसा है, एनडी माथुर जी एक लाइन में मुझे बताइए सर, हेल्थ सेक्टर और हायर एजुकेशन यानी कि शिक्षा के लिए इस बजट में क्या कुछ संभावनाएं आपको दिखाई दे रही? सर रुक जाइए प्लीज। सुरेश गर्ग जी, आर तिवारी जी, सर पॉलिटिकल डिबेट किसी और दिन कर लेंगे। एनडी माथुर सर, मैं इस शोर में आपका प्रश्न ही नहीं सुन पाया। सर मेरा सवाल यह था कि हमने अलग अलग सेक्टर की बात की, लेकिन एजुकेशन और इसके साथ साथ हेल्थ सेक्टर, हालांकि हेल्थ सेक्टर पे बहुत कुछ किया गया, लेकिन दोनों सेक्टर को इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें? देखिए, बजट जो आ रहा है, एक तो शोर करके भी लोगों को चुप किया जा सकता है और चुप रह के भी शोर मचाया जा सकता है जी। मेरा कहना है कि अगर हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें जी, तो हायर एजुकेशन में राजस्थान एक हब बन चुका है, इंस्टीट्यूशनल हब बन चुका है। जिस चीज की जरूरत है और जिससे हम परेशान हैं अभी हायर एजुकेशन में, वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जी। अगर एजुकेशन की गुणवत्ता पर ध्यान देना है तो जो पद खाली पड़े उनको भरा जाए, फैकल्टी के जो पद खाली पड़े तो विश्वविद्यालय बना दिए गए, उनमें फैकल्टी दी जाए, उनमें इक्विपमेंट्स दिए जाएं, उनमें लेबोरेटरीज की स्थापना की जाए, उनमें लाइब्रेरी बनाई जाए। है ही नहीं, न लाइब्रेरी है, न लैब है, यूनिवर्सिटी बन गई जी, न प्रोफेसर है, डिपार्टमेंट बन गया। तो क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए, बहुत जरूरी है। जो स्टार्टअप्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में चल रहे हैं, एक बहुत अच्छा इंक्यूबेशन सेंटर चल रहा है JECRC यूनिवर्सिटी में। ये इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ हमारे उद्योगों को जोड़ा जाए, स्टार्टअप्स को जोड़ा जाए, और जो इंजीनियरिंग करके बच्चे निकलते हैं उन इंक्यूबेशन सेंटर से जो नए आइडिया के साथ निकलते हैं उनको मदद दी जाए, उनको सहायता दी जाए, जिससे यूनिवर्सिटीज से प्लेसमेंट्स हो, यूनिवर्सिटीज से एंटरप्रेन्योर्स निकले और यूनिवर्सिटी से निकलने वाले एंटरप्रेन्योर्स को, कि आज जो नया उद्योगपति आ रहा है वो नॉलेज एंटरप्रेन्योरशिप से आ रहा है, नॉलेज रूट से आ रहा है। आज इतने नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। ठीक है सर, अब वक्त की हमारे पास कमी है। शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। हमने ये जानने की कोशिश की कि इस बजट से अलग अलग सेक्टर को क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि उम्मीदों के आधार पर ही बजट तैयार होता है। उम्मीदों पर खरा कितना उतरेगा, इस पर भी हम उस दिन बहस करेंगे जिस दिन ये बजट हम सबके सामने होगा।